जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश से संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? किसने शुरू किया पूछ रहा है। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? अब बोल रहा है पूरा कराया किसने कुतुब मीनार को? तो ये इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने तो इक्ता प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। याद रखना है आपसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका? वही बोले आपको रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका 1236 से 1336 1340। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1236 से 1240 हो जाएगा। न्याय का प्रतीक किस सुल्तान को कहा जाता है? न्याय का प्रतीक तो बलबन को कहा जाता है न्याय का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है, बलबन की नीति क्या क्या कहलाती थी? बलबन की नीति कहलाती थी रक्त और लोहा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, रक्त और लोहा। जिले इलाई की उपाधि किसने धारण की? जिले इलाई की उपाधि तो बलबन ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बलबन ने धारण किया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? खिलजी वंश का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसाप अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध नीति कौन थी? सबसे प्रसिद्ध नीति थी बाजार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? बाजार नीति नियंत्रण का उद्देश्य था दोस्तों सेना को सस्ता सामान बेचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने कर कितना बढ़ाया? अलाउद्दीन खिलजी ने कर 1/2 50% बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? सेनापति था मलिक काफूर, नुसरत खां, उलुग खान। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया? दक्षिण भारत पर आक्रमण मलिक काफूर ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? तो ये दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सांकेतिक मुद्रा क्यों असफल हुई? सांकेतिक मुद्रा असफल हुई नकली सिक्के, जनता विरोध और प्रशासनिक कमजोरी के कारण। ऑप्शन नंबर डी सभी के कारण सांकेतिक मुद्रा असफल हुई। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक दोस्तों निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर बसाए? 300 नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जजिया कर किस पर नियंत्रण लगाया गया? जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो ये हिंदू पर लगाया गया था दोस्तों। धार्मिक संस्थाओं से कर लिया जाना जजिया कर कहलाता था। उसके बाद है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किया था खिजर खां ने। ऑप्शन नंबर ए खिजर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोधी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बहलोल लोधी। लोधी वंश किस जाति से था? किस जाति से था लोधी वंश? तो अफगान से था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और आगरा नगर की स्थापना किसने किया? तो ये सिकंदर लोधी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। प्रश्न बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उसके बाद प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंत किससे हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत दोस्तों किससे हुआ? तो बाबर से हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्रशासनिक जो भाषा थी वो थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। प्रश्न है 36 नंबर, एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? एकता प्रणाली का उद्देश्य था कर संग्रह और सैनिक वेतन। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों एकता प्रणाली का उद्देश्य था। दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए अर्ज जो सेना अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजीर किस विभाग का प्रमुख था? वजीर किस विभाग का प्रमुख था? तो ये वित्त विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। काजी किससे संबंधित था दोस्तों? काजी किससे संबंधित था? तो न्याय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे दिल्ली सल्तनत में? तो मुहस्सिब कहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मुहस्सिब का की कार्य क्या था? मुहस्सिब का कार्य था बाजार निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत में शिक्षा की भाषा क्या थी? शिक्षा की भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सल्तनत काल में इतिहास लेखन किस भाषा में हुआ? सल्तनत काल में इतिहास का लेखन किस भाषा में हुआ? तो ये फारसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनहाज उल सिराज किस ग्रंथ के लेखक थे? मिनहाज उल सिराज आपको बताना है किस ग्रंथ के लेखक थे? तो तबकात ए नासरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न हो रहा है जियाउद्दीन बर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की? जियाउद्दीन बर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की? तारीख फिरोज शाही की रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दिल्ली सल्तनत में कृषि कर को क्या कहा जाता था? कृषि कर को कहा जाता था खराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकात किस पर लगती थी? जकात किस पर लगती थी? तो मुसलमान पर लगती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उस्र किस पर लगाया जाता था? उस्र किस पर लगाया जाता था? यह सिंचित भूमि पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता थी केंद्रीयकृत शासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व है दिल्ली सल्तनत का दोस्तों प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ये ऐतिहासिक महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इल्तुतमिश ने किस सिक्के को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने किस सिक्के को प्रचलित किया? तो यह टका को प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किससे उत्तराधिकारी घोषित किया था? इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो 1236 से 1240 इसका कार्यकाल रहा। ये प्रथम मुस्लिम शासिका रही। ठीक है, रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? 1236 से 1240 आपको बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा रजिया सुल्तान को किस वर्ग का विरोध झेलना पड़ा? रजिया सुल्तान को किसका विरोध झेलना पड़ा? तो तुर्क अमीर का विरोध झेलना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चहलगामी या चालीसा का गठन किसने किया? चहलगामी या चालीसा का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बलबन ने चहलगामी को क्यों समाप्त किया? तो ये समाप्त किया दोस्तों शक्ति केंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, बलबन ने कौन सी दरबारी प्रथा शुरू की? बलबन ने तो ये दोनों सजदा और पैबोस की शुरुआत की। कौन किया था? बलबन ने। पूछा जाएगा सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत किसने किया? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। या एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें कराया जाता है। बलबन किस वंश से संबंधित था दोस्तों? बलबन तो ये गुलाम वंश से संबंधित थे बलबन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गुलाम वंश से। रक्त और लोहे की नीति किससे संबंधित है? रक्त और लोहे की नीति बलबन से संबंधित है। रक्त और लोहे की नीति बलबन से संबंधित है। बलबन ने किस जाति को प्रशासन से दूर रखा? तो दोस्तों निम्न जाति से दूर रखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वह अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का वेतन किस रूप में देना शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का वेतन नगद वेतन देना शुरू किया। चलिए प्रश्न बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को कौन सी प्रणाली लागू की? घोड़ों की कौन सी प्रणाली लागू की दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने तो यह दाग प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों की हुलिया प्रणाली किसने लागू की? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन ने लागू किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
जब्ती प्रणाली मुख्यतः कहाँ लागू की गई? जब्ती प्रणाली मुख्यतः लागू की गई दोआब में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कितना था? भू राजस्व 1/2 50% था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि दान समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए प्रश्न बोल रहा अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ग की शक्ति तोड़ी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये अमीर शक्ति तोड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोला दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का अधिकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का अधिकारी कौन था ये पूछ रहा है। तो शाहना एमंडी बाजार नियंत्रण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान किससे विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था अलाउद्दीन खिलजी का अभियान? तो ये दोस्तों देवगिरी के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो ये जूना खा था वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी योजना असफल रही मोहम्मद बिन तुगलक की? तो ये राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कर वृद्धि। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो आदर्शवादी के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने घरी कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया पर कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, तो ब्राह्मण पर लगाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक किस धर्म का समर्थक था फिरोज शाह तुगलक? तो कट्टर सुन्नी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्म का अनुवाद किया? फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्म का अनुवाद कराया? तो संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कराया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरें बनाई? तो ये 4 नहरें बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला तुगलक काल में दासों की संख्या कितनी थी? तुगलक काल में दासों की संख्या 2 लाख के करीब थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा सैयद वंश का शासन किसके अधीन माना जाता है? सैयद वंश का शासक माना जाता है तैमूर वंश के अधीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोला लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर लोधी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए सिकंदर लोधी ने किस धर्म का विरोध किया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने तो हिंदू धर्म का विरोध किया था। बोला इब्राहिम लोधी का सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी कमजोरी थी क्रूरता, अहंकार और अनुभवहीनता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा सभी। बाबर को भारत आने का नियंत्रण किसने दिया था? बाबर को भारत आने का नियंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां, ये दोनों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की रणनीति क्या थी? बाबर की रणनीति थी तुलुगामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किसने किया? तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर दिल्ली सल्तनत में भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि को कहा जाता था इक्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है खालसा भूमि किसके अधीन होती थी? खालसा भूमि किसके अधीन होती थी दोस्तों? तो सुल्तान के अधीन होती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर दिल्ली सल्तनत में धार्मिक प्रमुख कौन था? दिल्ली सल्तनत में धार्मिक प्रमुख कौन था? ये प्रमुख था सदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है सदर का मुख्य कार्य क्या था? सदर का मुख्य कार्य था दान वितरण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में शिक्षा केंद्र को क्या कहा जाता था? शिक्षा केंद्र को मदरसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर मदरसों में मुख्य विषय क्या था? मदरसों में मुख्य जो विषय था वो था धर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत में कला का प्रमुख रूप क्या था दिल्ली सल्तनत काल में? तो स्थापत्य कला प्रमुख रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नगर कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो निर्मित नगर था
वो था श्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद का निर्माण किसने कराया? तुगलकाबाद का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिरोजाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोजाबाद नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजाबाद नगर फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, दिल्ली सल्तनत में साहित्य का विकास किस भाषा में हुआ? दिल्ली सल्तनत में साहित्य का भाषा का विकास किस में हुआ? फारसी में हुआ था। साहित्य का विकास फारसी भाषा में हुआ था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? सबसे बड़ा योगदान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, माना जाता है प्रशासन, स्थापत्य और केंद्रीकृत शासन, ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ किसने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? तो ये बलबन ने प्रारंभ कराया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है कुतुब मीनार को किसने पूर्ण कराया? पूर्ण किसने कराया था कुतुब मीनार को दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है? कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है? तो इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोरा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत बनाया दोस्तों, बनाया। ये क्या बनाया था? तो शाहना ए मंडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार में कपड़े बिकते थे, बाजार में कपड़े मिलते थे, सराफ मंडी, ऑप्शन नंबर सराफ मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 106 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण सेना के लिए किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान किसने संचालित किया दक्षिण भारत अभियान को? तो ये मलिक काफूर ने संचालित किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है? देवगिरी का आधुनिक जो नाम है वो है दौलताबाद। देवगिरी का आधुनिक नाम दौलताबाद दोस्तों। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस धातु में किया गया है? तो ये तांबा धातु में किया गया है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा की विफलता का कारण क्या था? विफलता का कारण था नकली सिक्के, जनता का विरोध और व्यापार में गिरावट, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने तो ये दीवान खैरात की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दीवान खैरात का कार्य क्या था? दीवान खैरात का कार्य था दान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने तो फिरोजाबाद नगर की स्थापना की तो। उसके बाद है प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के समय कृषि सुधार किस पर आधारित थी? कृषि सुधार सिंचाई पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, प्रश्न बोल रहा है दिल्ली सल्तनत में सेना का प्रमुख होता था। सेना का प्रमुख कौन होता था दिल्ली सल्तनत में? तो दीवान अर्ज, सेना का अधिकारी दीवान अर्ज कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। दीवान अर्ज का कौन सेना अधिकारी होता था और बलबन ने दीवान अर्ज शुरू किया था। सल्तनत काल में न्याय विभाग का प्रमुख कौन था? तो न्याय विभाग का प्रमुख काजी होता था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। न्याय विभाग का प्रमुख काजी होता था। मुहत्सिब का प्रमुख कार्य क्या था? मुहत्सिब का प्रमुख कार्य था बाजार निरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है सल्तनत काल में राजस्व अधिकारी कौन होता था? राजस्व अधिकारी होता था इक्तादार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन है एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? एकता प्रणाली का उद्देश्य था दोस्तों सेना का वेतन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। बोल रहा है खालसा भूमि से आय किससे जाती थी? खालसा भूमि से आय किसे जाती थी? तो ये सुल्तान से जाती थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, दिल्ली सल्तनत में फारसी क्यों प्रचलित था? दिल्ली सल्तनत में फारसी क्यों प्रचलित था? प्रशासन, साहित्य और शिक्षा के कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से जुड़े हुए थे? अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से? उर्दू भाषा के विकास से जुड़े हुए थे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में संगीत का संरक्षण किसने किया? दिल्ली सल्तनत में संगीत का संरक्षण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, प्रश्न बोला सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था?
अंतिम शासक था आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, अंतिम शासक आलम शाह था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोधी वंश संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लोधी वंश किस जाति से संबंधित था? लोधी वंश किस जाति से संबंधित था? तो ये अफगान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोधी ने किस नगर को राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने तो ये आगरा को राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार का कारण क्या था? इब्राहिम लोदी का हार का कारण था कमजोर सेना, तोपों का अभाव और असंगठित नेतृत्व। ऑप्शन नंबर डी सभी। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ वो किस युद्ध से हुआ दोस्तों? पानीपत के युद्ध से, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है बाबर किस देश से भारत आया था? बाबर किस देश से भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर बी बाबर उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर किस वंश से संबंधित था दोस्तों? बाबर तो तैमूरी वंश से संबंधित थे बाबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तैमूर वंश। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का काल किस शताब्दी तक रहा? तो ये 16वीं शताब्दी तक रहा दिल्ली सल्तनत का काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दास वंश को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में दास वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मामलुक शब्द का अर्थ क्या है? मामलुक शब्द का अर्थ क्या है? तो दास मामलुक शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता किसने मिली? इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता किससे मिली थी? तो अब्बासी खलीफा से मिली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थापित की? इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो दिल्ली स्थापित की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में पहला महिला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में पहला महिला शासक कौन था? पहला महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका। रजिया सुल्तान ने किस देश के दरबार किस वेश में दरबार लगाया? किस वेश में दरबार लगाया था दोस्तों? तो सैनिक वेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन किस पर आधारित था? तो ये केंद्रीकृत शासन पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी करते हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पहले यूरोपीय था दोस्तों पुर्तगाली। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, ठीक है, पुर्तगाली था वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? पहला पुर्तगाली था दोस्तों वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पहुंचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समुद्री मार्ग की खोज, भारत से समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, ना कि भारत की खोज किया। भारत तो पहले था दोस्तों, ये समुद्री मार्ग की खोज किया, भारत से समुद्री मार्ग, वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी माना जाता है वास्को डी गामा भारत आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? तो ये कालीकट पहुंचा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी केरल के कालीकट पहुंचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है कालीकट का शासक कौन था? उस समय जमोरिन शासक थे कालीकट में, ठीक है। जमोरिन एक उपाधि है, न कि नाम है, तो उपाधि था जमोरिन शासक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर भारत में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी वो स्थापित हुई कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये कोचीन में हुई थी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुर्तगाली मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है पुर्तगाली, ठीक है। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो ये 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे दोस्तों भगाया गया इंडिया से। गोवा पर अधिकार किसने किया? तो ये अल्बुबर्क ने। गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्बुबर्क ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये पुर्तगाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पुर्तगाली से। भारत में अंग्रेजों का आवागमन कब हुआ? अंग्रेजों का आवागमन 1660 ईस्वी में, ठीक है।
उसके बाद है दोस्तों, भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? पहली फैक्ट्री भारत में अंग्रेज़ों की कहाँ थी? तो ये दोस्तों सूरत में थी और पुर्तगालियों की कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में? तो इंग्लैंड में हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत कौन आया? जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जो राजदूत आया कौन था? वो डुप्ले थे, सॉरी, सर थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत आया सर थॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो भारत कब आया? सर थॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में डचों का आवागमन कब हुआ? भारत में डच का आवागमन कब हुआ? तो ये 1605 ईस्वी में डच का आवागमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? डचों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई पुलिकट में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ दोस्तों? तो 1664 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ थी दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी मार्टिन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले किसके समकालीन थे? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेनमार्क के लोग कहाँ बसे? भारत में डेनमार्क के लोग कहाँ बसे थे? तो त्राकेम्बार में बसे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेनिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई? डेनिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई भारत में? तो 1620 ईस्वी में स्थापित हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में स्वीडन की फैक्ट्री कहाँ थी? भारत में स्वीडन की फैक्ट्री कहाँ पे थी? तो पोर्ट नोवो में थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों में मद्रास कब प्राप्त किया? अंग्रेजों ने मद्रास कब प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास को। मद्रास का पुराना नाम क्या था? मद्रास का पुराना नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे अंग्रेजों को किसने दिया? बॉम्बे अंग्रेजों को किसने दिया? पुर्तगाल ने दिया था। बॉम्बे अंग्रेजों को पुर्तगाल ने दिया था दोस्तों। बॉम्बे अंग्रेजों को कब मिला? बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज के रूप में कब मिला था? तो 1661 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? जॉब चार्नोक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है फोर्ट विलियम दोस्तों? तो ये कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की पहली अस्थायी राजधानी क्या थी? कहाँ बनी? पहली अस्थायी राजधानी कहाँ बनी? अस्थायी राजधानी कहाँ पे बनी? तो ये कलकत्ता में बनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, फ्रांसीसियों की भारत में राजधानी कहाँ थी? फ्रांसीसियों की तो पांडिचेरी थी भारत की राजधानी फ्रांसीसियों की। चंद्रनगर कहाँ पे स्थित है? चंद्रनगर कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल में स्थित है चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले किस देश का गवर्नर था दोस्तों? डुप्ले किस देश का गवर्नर था? तो फ्रांस का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, कर्नाटक युद्ध किन देशों के बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध किस युद्ध से था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि कौन सी थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्सला सापेल की संधि थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तीसरी कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तीसरी कर्नाटक युद्ध किस संधि से? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी से समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों को क्या मिला? पेरिस संधि के बाद तो व्यापारिक केंद्र मिले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन का मुख्य कारण था कमजोर सेना, नौसेना की कमजोरी और नेतृत्व की कमी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कहाँ थी? पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कहाँ पे थी आपको बताना है, तो गोवा थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत था, किसका सिद्धांत था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का दोस्तों किसका सिद्धांत? तो अल्मीडा का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पुर्तगालियों के विरुद्ध। भारत में पुर्तगाली का पतन क्यों हुआ? पुर्तगाली का पतन भारत में धार्मिक नीति, भ्रष्टाचार और कमजोर नौसेना के कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डचों का भारत में राजधानी कहाँ थी? डचों का भारत में राजधानी था पुलिकट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का अंतिम उपनिवेश भारत में कौन सा था? अंतिम उपनिवेश जो था भारत में वो कौन सा था? तो ये नागपट्टनम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है, भारत में डच शक्तिकांत कब हुआ? डच शक्तिकांत कब हुआ भारत में? 1759 ईस्वी में डच शक्ति का अंत हो गया, 1759। बेदारा का युद्ध 1759 किससे संबंधित है? बेदारा का युद्ध अंग्रेज और डच से संबंधित है, बेदारा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डेनमार्क की भारत में दूसरी बस्ती क्या थी? कहाँ पे थी डेनमार्क की दूसरी बस्ती भारत में? तो सेरामपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 52, सेरामपुर किस राज्य में स्थित है? सेरामपुर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, स्वीडन की भारत फैक्ट्री कब बंद हुई? स्वीडन की भारत में फैक्ट्री कब बंद हुई? तो 1730 ईस्वी में बंद हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों ने बम्बई को किससे प्राप्त किया? अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगाल से प्राप्त किया था दहेज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा गया? बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा गया? तो ये 1665 ईस्वी में सौंपा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कलकत्ता का पुराना नाम क्या था? कलकत्ता का जो पुराना नाम था तो सूतानदी, गोविंदपुर और कालीघाट, ये तीनों पुराना नाम था कलकत्ता का, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूता नदी किस नदी के किनारे था? सूता नदी किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे पता था। उसके बाद है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति किसने दी? अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फरमान किससे दिया गया? फरमान किससे दिया गया था? अंग्रेजों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट किस फरमान से मिली? अंग्रेजों को व्यापारिक छूट तो ये 1717 से मिली, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर। 1717 का फरमान किस मुगल शासक ने दिया था? तो फर्रुखसियर ने दिया था 1717 का फरमान, ठीक है, मुगल शासक ने दिया था अंग्रेजों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान 1717 का मुख्य लाभ क्या था? मुख्य लाभ था कर माफी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बुरा, यूरोपियों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? यूरोपियों का भारत में आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार करना। उसके बाद है दोस्तों, मसालों का व्यापार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? मसाला का व्यापार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो ये मालाबार क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में है? कोरोमंडल तट किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वह यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले राजनीतिक शक्ति किसने प्राप्त की? सबसे पहले अंग्रेजों ने प्राप्त की थी, ठीक है, राजनीतिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और डच के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। नेक्स्ट है, वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो लाली था, ताली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फ्रांसीसी सेनापति, अंग्रेज के सेनापति वांडीवास में कौन था? अंग्रेजों के सेनापति वांडीवास में कौन थे? ये थे दोस्तों आयरकुट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पला भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ? फ्रांसीसी शक्ति का युद्ध वांडीवास के युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा धर्म फैलाया? पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा ईसाई धर्म फैलाया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गोवा को पूर्व का रोम किसने कहा? गोवा को पूर्व का रोम किसने कहा था? तो फ्रांसिस जेवियर ने कहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है सर क्वेश्चन है फ्रांसिस जेवियर किससे संबंधित है? फ्रांसीसी जेवियर किससे संबंधित है? पुर्तगाली से संबंधित है। ऑप्शन ब्लैक होल की घटना कहाँ पे हुई थी? ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना किस वर्ष हुई? ब्लैक होल की घटना किस वर्ष हुई? तो 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना होती है। प्रश्न बोल रहा है भारत में यूरोपीय व्यापार का मुख्य साधन क्या था? यूरोपीय व्यापार का मुख्य साधन था फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले किस तट पर ध्यान दिया? यूरोपीय शक्तियों ने सबसे पहले किस तट पर ध्यान दिया? तो मालाबार तट पर ध्यान दिया। ठीक है, मसालों का व्यापार होता था। फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? फैक्ट्री शब्द का अर्थ है दोस्तों व्यापार केंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूरोपियों को भारत में मसालों की रुचि क्यों थी? यूरोपियों को भारत के मसालों में रुचि क्यों थी? क्योंकि सभी स्वाद, औषधि, संरक्षण ये सभी अच्छे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजों की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी कौन सी थी अंग्रेजों की? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था? कब मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर? तो ये मिला था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूरोपियों के आगमन से भारत में किस वर्ग को नुकसान हुआ था? तो यह कारीगर को नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद है प्रश्न है भारत में सबसे लंबे समय तक कौन सा यूरोपीय शक्ति रहा? सबसे लंबे समय तक दोस्तों सबसे लंबे समय तक उसके बाद अंग्रेज रहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी भाषा लाई? पुर्तगालियों ने कौन सी भाषा लाई? तो पुर्तगाली भाषा लाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों का कब्रिस्तान किससे कहा गया है? अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? तो यह बंगाल को कहा गया है अंग्रेजों का कब्रिस्तान। उसके बाद है भारत में यूरोपियों के आगमन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? दीर्घकालीन प्रभाव आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधीनता और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सभी। उसके बाद है यूरोपियों ने भारत में कौन सा नई फसल लाई? कौन सी नई फसल लाई यूरोपियों ने भारत में? तो ये फसल लाई थी आलू, मक्का, तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी सभी। उसके बाद है भारत में छापा खाना सबसे पहले किसने लाया? छापा खाना सबसे पहले किसने लाया था? तो पुर्तगाली ने लाया था। ठीक है, उसके बाद है गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों का देन है। और ये इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? कब होती है? 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन है यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले भारत छोड़ने वाला कौन था? यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले भारत छोड़ा कौन? तो सबसे पहला छोड़ा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे लास्ट में गया पुर्तगाल। सबसे लंबे समय तक टिका कौन? अंग्रेज दोस्तों बहुत शासन किया। उसके बाद पुर्तगाल। डेनमार्क में पहली बस्तियां किसे बेची? डेनमार्क ने अपनी बस्तियां किसे बेची? तो ये अंग्रेज को बेची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा पुर्तगाली का अंतिम उपनिवेश भारत में कौन सा था? पुर्तगालियों का जो अंतिम उपनिवेश था वो भारत में था। भारत में कौन था? भारत में था दोस्तों सभी गोवा, दीव और दमन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोल रहा है गोवा भारत में कब विलय हुआ? गोवा भारत में कब विलय हुआ? तो ये 1961 ईस्वी में विलय हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूरोपियों के आगमन से भारत में कौन सी भाषा प्रचलित हुई? तो ये अंग्रेजी भाषा प्रचलित हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों की सफलता का सबसे बड़ा कारण था मजबूत से नौसेना, व्यापारिक नीति और कूटनीति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय का आगमन किस शताब्दी में हुआ? भारत का यूरोपियों का आगमन किस शताब्दी में? भारत में यूरोपियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 16वीं शताब्दी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में अंग्रेज की अंतिम राजधानी कौन सी थी? अंग्रेज की अंतिम राजधानी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया? कलकत्ता से दिल्ली लाया 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंग्रेजों के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? जॉर्ज ऑक्सेंडन। ठीक है, जॉर्ज ऑक्सेंडन। यूरोपियों के आगमन से पहले भारत का प्रमुख व्यापार किससे था? तो ये चीन, अरब और रोम से थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय शक्तियों का भारत में सबसे पहले किस वस्तु के लिए लाई?
यूरोपीय शक्तियाँ भारत में सबसे पहले किस वस्तु के लिए लाई? तो ये मसालों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाला व्यापार का केंद्र कौन सा तट था? मसाला व्यापार का केंद्र कौन सा तट था? तो ये मालाबार तट था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट मुख्यतः किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? कोरोमंडल तट, तो ये सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूरोपियों ने भारत में किस प्रणाली को कमजोर किया? यूरोपियों ने किस प्रणाली को? तो कुटीर उद्योग को प्रणाली को कमजोर किया, कुटीर उद्योग को। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने दी डाली दोस्तों? तो अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की? रेलवे की शुरुआत किसने की भारत में? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दिल्ली की पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ चली? तो दिल्ली में भारत की पहली जो रेलवे लाइन चली वो बम्बई से थाने चली थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली किसने शुरू की? आधुनिक डाक प्रणाली किसने शुरू की? तो अंग्रेजों ने शुरू की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों ने भारत में किस फसल को लोकप्रिय बनाया? यूरोपियों ने भारत में किस फसल को लोकप्रिय बनाया था? तो ये चाय, कॉफ़ी और नील तीनों को लोकप्रिय बनाया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील की खेती से संबंधित विद्रोह कौन सा था? नील की खेती के लिए कौन सा विद्रोह था? तो नील विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों ने भारत में किस कर प्रणाली को लागू किया था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त, तो ये कार्नवालिस ने लागू किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूरोपियों के आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? तो ये उपनिवेशीय हो गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले ईसाई मिशनरी किसने भेजे? सबसे पहले पुर्तगालियों ने भेजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों इक्विजिशन किससे संबंधित है? तो ये पुर्तगाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने निकाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र? जेम्स हॉकी ने, ऑप्शन जेम्स हिकी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिकी गजट कब शुरू हुआ था? 1780 ईस्वी में हिकी गजट शुरू हुआ। यूरोपियों ने भारत में न्याय प्रणाली किस पर आधारित बनाई? किस आधार पर बनाई? यूरोपियों ने भारत में न्याय प्रणाली किस आधार पर बनाई? तो ये अंग्रेजी कानून के आधार पर बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, भारत में आधुनिक सेना का गठन किसने किया? तो ये अंग्रेज ने किया आधुनिक सेना का गठन। यूरोपियों के आगमन का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या था? सबसे नकारात्मक प्रभाव आर्थिक शोषण करना। उसके बाद प्रश्न 126 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज मीर कासिम, अंग्रेज शाहजुद्दौला और अंग्रेज शाह आलम द्वितीय के बीच, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिला? बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार, सैनिक शक्ति, राजनीतिक मान्यता, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवानी अधिकार किस प्रांत का मिला? दीवानी अधिकार किस प्रांत का मिला था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में कंपनी शासन की समाप्ति कब हुई? भारत में कंपनी शासन की समाप्ति कब होती है? तो ये होती है 1858, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चलाया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के बाद चला गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूरोपियों के आगमन से भारत में कौन सा वर्ग उभरा? यूरोपियों के आगमन से भारत में कौन सा वर्ग उभरा? तो मध्यम वर्ग उभरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में किसका योगदान था? आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में? तो ये शिक्षा, प्रेस और यातायात का भी योगदान था, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य था शिक्षा, प्रशासन और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों ने भारत में कौन सा नया प्रशासनिक ढांचा दिया? तो ये प्रशासनिक ढांचा दिया था केंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में जो पहली जनगणना होती है
वो कब होती है? 1871 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यूरोपियों के आगमन से भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया? समाज में परिवर्तन आया दोस्तों, सामाजिक सुधार हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? आधुनिक इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में यूरोपियों के आगमन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? सबसे बड़ा परिणाम था उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत को किस बाजार में बदला? तो ये बाजार कच्चा माल में बदला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, अंग्रेजों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्रशासनिक भाषा थी अंग्रेजी। अंग्रेजों की प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी थी। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत किसने की? तो ये की थी अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत को किस वर्ग का सबसे अधिक शोषण किया? तो ये किसान वर्ग को सबसे अधिक शोषण किया। भारत में आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा शासन किसने 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 रहा दोस्तों? सबसे आधुनिक लंबा शासन अंग्रेजों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत में किस व्यवस्था को समाप्त किया? किस व्यवस्था को समाप्त किया था? तो ये दोस्तों समाप्त किया था मनसबदारी को। ऑप्शन नंबर बी मनसबदारी प्रथा को समाप्त किया था। प्रश्न हो रहा है, भारत में आधुनिक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक प्रशासन का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है, भारत में न्याय सुधार किसने किए? भारत में न्यायिक सुधार किसने किए थे? तो कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों के आगमन से भारत में किस व्यवस्था में बंद था? किस व्यवस्था में बंद था? तो उपनिवेशवाद में बंद था। प्रश्न बोल रहा है उपनिवेशवाद में बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का अप्रत्यक्ष कारण क्या था? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का अप्रत्यक्ष कारण था दोस्तों सभी सामाजिक सुधार, कृषि, आर्थिक शोषण और राजनीतिक जागृति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना दोस्तों हरिसेन ने की। ऑप्शन नंबर बी हरिसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा समुद्रगुप्त को किस वाद्ययंत्र से जुड़ा हुआ दिखाया गया है? जुड़ा हुआ दिखाया गया तो बीना से जुड़ा हुआ दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बीना वाद्ययंत्र से। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य ने नवरत्नों को कौन शामिल था? विक्रमादित्य के नवरत्नों में इनमें से कौन शामिल है दोस्तों? तो ये कालिदास शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे मिस न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों वह है मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी मेघदूत इसका करेक्ट आंसर। बोल रहा है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से? तो स्वर्ण युग के नाम से स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्त काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? गुप्त काल में प्रशासन की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है?
स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो ये दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिए जाते थे? गुप्त काल में जो भूमि अनुदान थे वो किसे दिए जाते थे वही पूछ रहा है। तो ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए फाहियान किस गुप्त शासक के समय आया? फाहियान किस गुप्त शासक के समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है गुप्त काल में शून्य की खोज किसने की? गुप्त काल में दोस्तों शून्य की खोज किसने किया? तो ये आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर्यभट्ट किस ग्रंथ के लेखक थे? आर्यभट्ट दोस्तों किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये आर्यभट्टीय लेखक के ग्रंथ थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है गुप्त काल में प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री था वो कौन था? तो आर्यभट्ट गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। प्रश्न बोल रहा है वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों वराहमिहिर तो ये खगोल विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान। वराहमिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये वराहमिहिर द्वारा रचित है बृहत संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में चिकित्सा के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? चिकित्सा के जो प्रसिद्ध आचार्य थे वो सुश्रुत थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल में? आपको बताना है। तो उदार थी, उदारवादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? गुप्त काल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन था? तो कुमार मात्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को कहा जाता था दोस्तों भुक्ति। ऑप्शन नंबर भुक्ति कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में प्रांत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए भुक्ति का प्रमुख कौन होता था? भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो उपरीक होता था। ऑप्शन नंबर उपरीक। ऑप्शन नंबर सी। विषय का प्रमुख कौन होता था दोस्तों? विषय का जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में विषय का प्रमुख होता था विषयपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त काल में ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो ग्रामिक होता था ग्राम का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो भाग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में व्यापारिक कर क्या कहलाता था? गुप्त काल में दोस्तों व्यापारिक कर क्या कहलाता था? तो शुल्क कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी था कौन था गुप्त काल में? तो ये महासेनापति थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका था दोस्तों? तो ये रोका था हून आक्रमण को। ऑप्शन नंबर सी हून आक्रमण को रोका था स्कंदगुप्त ने। हुनों का प्रमुख आक्रमण किस काल में हुआ? हुनों का जो प्रमुख आक्रमण हुआ वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण ये आंतरिक संघर्ष, आर्थिक कमजोरी और हून आक्रमण था। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? मंदिर का जो निर्माण हुआ गुप्त काल में वो किस शैली में हुआ था? तो वह नागर शैली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नागर शैली में। उसके बाद है गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्ति कला कहाँ मिली है? गुप्त काल की जो प्रसिद्ध मूर्ति कला है वो मिली है दोस्तों मथुरा में। मथुरा में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। गुप्त काल में प्रसिद्ध मूर्ति कला। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जो बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? बख्तियार खिलजी ने दोस्तों ध्वस्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? बिहार में है। दोस्तों गुप्त काल में सामाजिक संरचना कैसी थी? सामाजिक संरचना कैसी थी गुप्त काल में? तो कठोर थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? दोस्तों गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पतनशील थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में दास प्रथा कैसी थी? दास प्रथा कैसी थी गुप्त काल में? तो ये सीमित थी। ऑप्शन नंबर सी सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रमुख व्यापार का मार्ग कौन सा था?
प्रमुख व्यापार का मार्ग कौन सा था गुप्त काल में? तो ये सभी रेशम मार्ग, ग्रैंड ट्रक रोड निर्माण, समुद्री मार्ग, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विदेशी यात्री कौन आया था? गुप्त काल में विदेशी यात्री कौन आया था? तो ये फाहियान आया था। कहाँ से? चीन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की फाहियान ने? तो फो कुओं की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में संगीत का प्रमुख वाद्य कौन सा था? संगीत का प्रमुख वाद्य वीणा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? नाट्यशास्त्र के लेखक बताना है आपको, तो ये भरत मुनि थे नाट्यशास्त्र के लेखक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में साहित्य की भाषा क्या थी? साहित्य की भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को किस देवता का चित्र मिलता है? स्वर्ण सिक्कों पर किस देवता का चित्र? तो ये लक्ष्मी का चित्र मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है, गुप्त काल में रजत सिक्के किससे संबंधित, किससे प्रभावित थे? रजत सिक्के किससे प्रभावित थे? तो ये दोस्तों शक से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कुमार मात्य होता था, ऑप्शन नंबर बी कुमार मात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? गुप्त काल में जो नगर प्रशासन है वो कौन देखता था? तो ये नगर श्रेष्ठी देखते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि माप क्या थी? भूमि माप की इकाई क्या थी गुप्त काल में? थी गुप्त काल में निवर्तन थी। भूमि माप की इकाई गुप्त काल में निवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में दान में दी गई भूमि क्या कहा जाता था? तो दान में दी गई भूमि को कहा जाता था दोस्तों अग्रहर। अग्रहर दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कर संग्रह कौन करता था? कर संग्रह कौन करता था गुप्त काल में? तो समाहर्ता, कर संग्रह समाहर्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बोल रहा है, गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण कर, सबसे महत्वपूर्ण जो कर था, टैक्स था, वो क्या था? तो ये था भाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था व्यापारियों के संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बैंकिंग कार्य प्रणाली, बैंकिंग कार्य कौन करता था गुप्त काल में? तो ये श्रेणी करते थे, ठीक है, बैंकिंग कार्य प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में दास प्रथा का स्वरूप कैसा था? दास प्रथा का स्वरूप आपको बताना है, तो सीमित था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी? स्त्रियों की शिक्षा दोस्तों आपको बताना सीमित थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा गुप्त काल में विधवा विवाह कैसी थी? विधवा विवाह की स्थिति कैसी थी? तो यह निषिद्ध थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गुप्त काल में कौन सा पर्व प्रमुख था? कौन सा पर्व प्रमुख था गुप्त काल में? तो वसंत उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम आपको बताना है, तो संस्कृत था गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुरुकुल शिक्षा किस पर आधारित थी? गुरुकुल शिक्षा किस पर आधारित थी? तो ये दान पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किस यात्री ने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख, तो ये दोस्तों हुएनसांग ने किया नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में कला का प्रमुख विषय क्या था? कला का प्रमुख धर्म, ऑप्शन नंबर सी कला का प्रमुख विषय धर्म। गुप्त काल में मूर्तिकला की विशेषता क्या थी? तो मूर्तिकला की विशेषता आध्यात्मिक भाव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी है? गुप्त काल में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो कौन सी है? तो वह है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है बौद्ध से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बौद्ध से। नेक्स्ट है, गुप्त काल में मंदिर का निर्माण शुरुआत कहाँ से हुई? गुप्त काल में जो मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? तो ये देवगढ़ से हुई, देवगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? 10 अवतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में प्रमुख धार्मिक संप्रदाय कौन सा था? धार्मिक संप्रदाय था दोस्तों वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है, गुप्त काल में शिव की पूजा किस रूप में होती थी? तो शिव की पूजा लिंग रूप में होती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति का प्रमुख क्षेत्र क्या था? गुप्त काल में जो वैज्ञानिक प्रगति था उसका प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है, तो खगोल विज्ञान था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत किसने दिया? पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में दशमलव पद्धति का विकास किसने किया? तो ये आर्यभट्ट ने किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट जो शून्य की खोज की, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त काल में आयुर्वेद का विकास किसने किया? आयुर्वेद का विकास उपरोक्त सभी चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में नगरों का पतन क्यों हुआ? नगरों का जो पतन वो क्यों हुआ गुप्त काल में, बताना है आपको। तो व्यापार की कमी, कृषि पर निर्भरता थी, हुनों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब सही हो जाएगा सभी। गुप्त काल में सामंतवाद की शुरुआत किससे हुई? सामंतवाद की शुरुआत किससे हुई? तो भूमि अनुदान से हुई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में ग्राम सभाएं किस लिए थी? ग्राम सभाएं किस लिए थी गुप्त काल में? तो ये सभी कर, न्याय और प्रशासन तीनों से थी, ऑप्शन नंबर डी सभी से थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में युद्ध नीति कैसी थी? युद्ध नीति कैसी थी दोस्तों गुप्त काल में? तो ये संतुलित थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है गुप्त काल में सेना में कौन शामिल नहीं था गुप्त काल में? तो दोस्तों नौसेना शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। गुप्त काल में प्रमुख शत्रु कौन थे? प्रमुख जो शत्रु थे गुप्त काल में वो कौन थे? तो ये हून थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। पूरा स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी था, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था गुप्त साम्राज्य का? तो ये था स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में अभिलेख किस भाषा में थे? अभिलेख किस भाषा में थे गुप्त काल में? तो संस्कृत भाषा में थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में प्रमुख साहित्य विद्या कौन सी थी? प्रमुख साहित्य विद्या कौन सी थी? तो कथा, नाटक और महाकाव्य तीनों थी, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में रामायण महाभारत का रूप कैसा था? रामायण और महाभारत का रूप कैसा था गुप्त काल में? तो ये लिपिबद्ध था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल गुप्त काल में धर्म की नीति कैसी थी? धर्म की नीति कैसी थी गुप्त काल में? तो सहिष्णु थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह कैसा था? गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह कैसा था? तो ये गरुड़ था, गरुड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। गरुड़ किस देवता का वाहन है? गरुड़ किस देवता का? तो ये विष्णु का वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में विष्णु की पूजा किस रूप में होती है? विष्णु की पूजा किस रूप में होती है? तो नरसिंह के रूप में, वराह के रूप में, वामन के रूप में, तो सभी के रूप में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध अवतार गुप्त काल में था वराह, ऑप्शन नंबर वराह अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य क्या था गुप्त काल में? चरित्र निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में करों का स्वरूप कैसा था? करों का स्वरूप कैसा था गुप्त काल में? तो माध्यम था, मध्यम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है गुप्त काल में समग्र मूल्यांकन क्या है? समग्र मूल्यांकन क्या है गुप्त काल में आपको बताना है। तो ये स्वर्ण युग था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त की विजय नीति, समुद्रगुप्त की विजय नीति को क्या कहा जाता है? नीति को कहा जाता है दिग्विजय नीति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए प्रश्न बोल रहा है समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो यह प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ये हरिसेन थे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। पूरा समुद्रगुप्त को किस रूप में वर्णित किया गया है? समुद्रगुप्त को तो ये महादानी, कविराज और धर्मराज के रूप में वर्णित किया गया है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस वाद्ययंत्र का चित्र है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस वाद्ययंत्र का चित्र है आपको बताना है। तो वीणा का चित्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बोल रहा है समुद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो यह विक्रमादित्य थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? यह शक को पराजित किया था, ठीक है, शक वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शक विजय के बाद कौन सा क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिला लिया? गुप्त साम्राज्य में मिला लिया तो बंगाल और गुजरात क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है।
मालवा और गुजरात को मिला लिया। शक विजय के बाद कौन सा क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिला लिया? तो मालवा और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उज्जैन की दूसरी राजधानी किसने बनाया? उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था दूसरी राजधानी उज्जैन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में विदेश व्यापार किससे होता था? विदेशी व्यापार किससे होता था गुप्त काल में? तो ये दोस्तों रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तीनों से होता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सभी। पूरा रोमन स्वर्ण मुद्रा को भारत में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार कहा जाता था। रोमन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में समुद्री व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, भरूकक्ष और सुपारा। ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित धर्म क्या है? तो वैष्णव धर्म सबसे अधिक प्रचलित धर्म था गुप्त काल में। गुप्त शासक किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि किससे जुड़ी है? परम भागवत की उपाधि जुड़ी है विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि दान का उद्देश्य क्या है गुप्त काल में? तो यह है कर छूट, प्रशासन और धर्म प्रचार। ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अनुदान का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ? तो हुआ था सामंतवाद का उदय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? तो कठोर हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में अस्पृश्यता की स्थिति कैसी थी? तो बढ़ गई थी। ठीक है, छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में शिक्षा में किस वर्ग तक सीमित थी? तो उच्च वर्ग तक सीमित थी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में गुरुकुल कहाँ स्थित थे गुप्त काल में? तो जंगलों में स्थित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में छात्रों को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में नाटक किस भाषा में लिखे गए गुप्त काल में? तो संस्कृत में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी थे? आपको बताना है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। यह रचना किस विद्या की है? तो ये है दोस्तों नाटक की, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है? चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो मिलता है वह अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुप्त काल में मूर्तियों की आंखें कैसी होती थी? गुप्त काल में जो मूर्तियाँ की आंखें वो कैसी होती थी? तो होती थी अंधी बंद और आधी बंद होती थी। ठीक है, आधी बंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आधी बंद। गुप्त काल में मूर्तिकला किस भाव को दर्शाती है? तो ये भाव दर्शाती है आध्यात्मिक भाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है मगध में। मगध बिहार के मगध जिला में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी? गुप्त काल में सुव्यवस्थित थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में तो उदारवादी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त शासक न्याय करते समय किस ग्रंथ का पालन करते थे? तो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति तीनों का पालन करते थे। ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रमुख दंड क्या था? गुप्त काल में जो प्रमुख दंड था आपको बताना है क्या था? तो जुर्माना दंड था। प्रमुख दंड जुर्माना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में अपराध दर कैसी थी? अपराध की जो दर थी वो कैसी थी दोस्तों? तो वो कम थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फाहियान ने गुप्त प्रशासन को कैसे बताया? तो सरल बताया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फाहियान किस देश से आया था? फाहियान आपको बताना है किस देश से? तो चीन से आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में विदेशियों के साथ व्यापार कैसा था? विदेशियों के साथ व्यापार था मित्रवत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत, गुप्त काल में राज्य की आय जो इनकम होती थी उसका मुख्य स्रोत क्या था? तो ये भूमि कर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कृषि किस पर आधारित थी? गुप्त काल में कृषि, तो ये दोनों वर्षा और सिंचाई दोनों पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में सिंचाई के साधन क्या थे? सिंचाई के साधन क्या थे गुप्त काल में? तो ये कुएं, तालाब और नहर तीनों थे, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई के साधन। गुप्त काल में मुख्य फसल कौन सी थी? मुख्य फसल कौन सी थी गुप्त काल में? तो ये चावल थी मुख्य फसल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में कृषि उत्पादन कैसा था? कृषि उत्पादन कैसा था? तो अधिक होता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में ग्राम जीवन कैसा था? ग्राम का जीवन कैसा था गुप्त काल में? तो ये आत्मनिर्भर होते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में नगर क्यों पतनशील हुए? गुप्त काल में नगर व्यापार का ह्रास हुआ, भूमि अनुदान आक्रमण के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नगर क्यों पतन हुए, सभी इसका कारण हो जाएगा। गुप्त काल में सामंतों को क्या अधिकार मिले? सामंतों को क्या अधिकार मिले गुप्त काल में? तो प्रशासन, न्याय, कर संग्रह, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है गुप्त काल में केंद्रीय सत्ता क्यों कमजोर हुई? केंद्रीय सत्ता क्यों कमजोर हुई गुप्त काल में? तो ये दोस्तों सीमांत, खून, आर्थिक संकट के कारण, ऑप्शन नंबर डी सभी उपरोक्त सभी। गुप्त साम्राज्य में पतन के बाद कौन सा काल आया? गुप्त साम्राज्य में पतन हुआ उसके बाद कौन सा काल आया? तो ये दोस्तों उसके बाद आया उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व है गुप्त काल का ऐतिहासिक जो महत्व है वह राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 गुप्त काल में भारतीय इतिहास को क्यों स्वर्ण युग माना जाता है? क्योंकि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत योगदान किया, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ऑप्शन नंबर डी करें। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की, ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी। प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय आपको याद रखना है कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित है दोस्तों? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे पुराना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। पूरा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पहले बताया ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऋग्वेद किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों ऋग्वेद? याद रखना है आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति याद रखना आपको राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी वैदिक काल की। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? याद रखना है मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल में। बोल रहा है उपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों? उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दर्शन से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? याद रखना आपको बौद्ध धर्म के आपको पता ही होगा, बुद्ध, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बोल रहा है बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद बोल रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ऋषभ देव। दोस्तों ऋषभ जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, ठीक है, महावीर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोला जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? कुल तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्म में 24 थी, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ होता? तो वैशाली में। महावीर का जन्म वैशाली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी आपको बताना है क्या थी? तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्यनंद नंद वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोला चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? मार्गदर्शक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे मिस ना हो। चलिए, प्रश्न बोल रहा है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है था? गुप्त काल को किस नाम से? गुप्त काल को किस नाम के जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलाहाबाद का स्तंभ किससे संबंधित है? इलाहाबाद का स्तंभ किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद का स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा है कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे कालिदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी महाभारत के रचयिता। बोला रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? तो याद रखना है आपको, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में पहली गणराज्य व्यवस्था क्या थी? भारत में पहली गणराज्य व्यवस्था क्या थी? तो वैशाली पहली गणराज्य व्यवस्था थी। ऑप्शन कहाँ थी? गणराज्य व्यवस्था कहाँ पे थी? तो वैशाली में थी, ठीक है। भारत की पहली गणराज्य व्यवस्था वैशाली। हर्षवर्धन किस वंश के थे? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला हुएनसांग किस देश से आया था? हुएनसांग किस देश से आया था? तो चीन देश से आया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत कहाँ पे कब आया था दोस्तों? कब आया था फाहियान भारत पर? कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? आपको बताना है। कनिष्क याद रखना है, बौद्ध धर्म का संरक्षक था कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला किसके लिए? तो शिक्षा के लिए, ठीक है। तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख तो ब्राही लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोला सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान राजधानी थी सातवाहन वंश की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल में हुआ? लौह युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो वैदिक काल से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म की राजधानी, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? तो बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चौथा बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों? किसके समय में? तो कनिष्क के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क समय में, कनिष्क से समय में चौथी बौद्ध संगीति होता है। जैन धर्म का प्रतीक क्या है? जैन धर्म का प्रतीक है दोस्तों हाथ। हाथ दोस्तों जैन धर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वह गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई? गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति व्यापार के क्षेत्र, कला और विज्ञान के क्षेत्र, कला और विज्ञान। गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति कला और विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज किस वेद को प्रमुख मानता है? आर्य समाज
तो ऋग्वेद को प्रमुख मानता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और किस शासक ने बनाया था, तो अशोक ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित है। ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे विकसित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था दोस्तों, तो लोहा का प्रयोग नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोला वैदिक काल में राजा की सहायता कौन करता था। वैदिक काल में राजा की सहायता तो सभा, समिति और पुरोहित ये तीनों करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोला उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु कौन सा है। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु आपको बताना है, तो लोहा प्रमुख धातु है। ऑप्शन नंबर सी वैदिक उत्तर वैदिक काल का लोहा। ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऑप्शन नंबर सी पुराणों की संख्या 18 है। बोला महाजनपद की संख्या कितनी है। महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपदों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी, अंग की राजधानी कहाँ पे थी, तो अंग की राजधानी दोस्तों चंपा में थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मगध का विस्तार किस शासक ने किया। मगध का विस्तार किस शासक ने, तो सभी बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्यनन तीनों ने किया मगध का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिंबिसार किस वंश का शासक था। बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अजातशत्रु ने किस नगर को राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने किस नगर को राजधानी बनाया, तो ये पाटलिपुत्र को बनाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वह नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक, तो धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था दोस्तों, तो ये सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखी। इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों, तो मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका नामक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अशोक के धर्म को क्या कहा गया। अशोक के धर्म को क्या कहा गया, तो धर्म कहा गया। ऑप्शन नंबर सी अशोक के धर्म को। अशोक के स्तंभ पर किस पशु की आकृति है। अशोक के स्तंभ पर किस पशु की आकृति है, तो शेर की आकृति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है मौर्य प्रशासन की भाषा क्या थी। मौर्य प्रशासन की भाषा थी प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत मौर्य प्रशासन की भाषा थी। गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था। गुप्त काल में भूमि का अनुदान किसे दिया जाता था, तो यह ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है शून्य की खोज का श्रेय किस काल में हुई। शून्य की खोज किस काल में हुई, तो गुप्त काल में हुई शून्य की खोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शून्य की खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोला दशमलव पद्धति का विकास किस काल में हुआ था, तो ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। दशमलव पद्धति की विकास। बोला अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों उज्जैन कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। हर्षवर्धन का राजकवि आपको बताना है, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजकवि था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हर्ष ने कौन सा धर्म अपनाया था। हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर सी हर्ष ने बौद्ध धर्म को। बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है हर्षचरित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक गौतमीपुर सतकर्णी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोल रहा अमरावती कला किससे संबंधित है, तो यह है सातवाहन से। अमरावती कला सातवाहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। कुषाण काल में तो खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पूरा बौद्ध धर्म ग्रंथ का त्रिपिटक किस भाषा में है। त्रिपिटक है पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई है कुल। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर सी कुल है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी कैसी हो गई? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी होगी? तो कठोर हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 89 नंबर, भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? सिक्कों का जो प्रथम प्रयोग हुआ दोस्तों वो महाजनपद के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए महापज्ञ किससे संबंधित है? महापज्ञानंद किससे संबंधित है? तो ये वैदिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोला उपनिषद की संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? तो ये 95 मानी जाती है। नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गुप्त काल में व्यापार किस मार्ग से होता था? गुप्त काल में जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था? तो दोस्तों सभी रेशम मार्ग, ग्रैंड ट्रक रोड, समुद्री मार्ग, ये तीनों से होता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक है? समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ सार्वभौमिक सत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में है प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो उदार थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, उदार थी। चलिए किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोला नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महाभारत, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस काल से हुई? भारत में मंदिर निर्माण की जो शुरुआत मानी जाती है वो किस काल से हुई? तो गुप्त काल से हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन दोस्तों आंतरिक संघर्ष, खून आक्रमण और आर्थिक कमजोरी, ये तीनों माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का आधार क्या है? नगर नियोजन का आधार था ग्रिड प्रणाली। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का आधार है ग्रिड प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जल निकास प्रणाली कैसी थी? जल निकास प्रणाली कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो अत्यंत विकसित थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शिव पशुपति की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक है? मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक है? तो प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोला सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग त्रिचित्र लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? इंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैदिक काल में दास और दस्यु किससे संबंधित है? दास और दस्यु किससे संबंधित है? शत्रु समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? तो ये 9 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी तो वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित आपको बताना है, तो ये कर्म कांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महावीर ने कितने वर्षों का तपस्या की? महावीर ने कितनों वर्षों तक तपस्या की है? तो ये 12 वर्षों तक तपस्या की। ऑप्शन नंबर बी महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है मध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बौद्ध धर्म की मृत्यु बौद्ध धर्म की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म की मृत्यु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। ऑप्शन नंबर प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ पे होती है? तो राजगिरी में होती है। ठीक है, राजगिरी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महाजनपद काल में महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? सबसे शक्तिशाली राज्य है मगध। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए मगध की प्राकृतिक सुरक्षा का प्रमुख कारण क्या था? तो नदियां। प्रमुख कारण था नदियां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? मौर्य प्रशासन का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो ये महामात्य। मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी महामात्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 122 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में दोस्तों? अत्यंत सुदृढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यंत सुदृढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है गुप्त काल में? तो ये दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त भूमि में कौन सा कर नहीं था? गुप्त काल में कौन सा कर नहीं था गुप्त काल में? तो दोस्तों त्रित कर नहीं था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए गुप्त काल में नाट्य शास्त्र किसने लिखा? गुप्त काल में दोस्तों नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो ये भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय चीन से कौन यात्री आया था? हर्षवर्धन के समय चीन से तो हुएनसांग आया था। ऑप्शन नंबर सी हुएनसांग का संबंध चीन से है। हुएनसांग ने भारत को क्या कहा? हुएनसांग ने भारत को कहा चीन तियानचू। ऑप्शन नंबर बी हुएनसांग ने भारत को क्या कहा? तियानचू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुषाण काल की कला किस नाम से जानी जाती है? तो ये कला जानी जाती है गंधार कला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला किसका प्रभाव था? गंधार कला पर किसका प्रभाव था? तो ये यूनानी का प्रभाव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मथुरा कला किससे संबंधित है? आपको बताना है मथुरा कला किससे संबंधित है? तो लाल बलुआ पत्थर से संबंधित है मथुरा कला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख विषय क्या था? मूर्ति कला का प्रमुख विषय था देवता। ऑप्शन नंबर बी देवता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भारत में पहली बार मंदिर सामग्री कैसी बनी? किस सामग्री से बनी? भारत में पहली बार मंदिर किस सामग्री से बनी थी? तो ये बनी थी पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश किस क्षेत्र से है? सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था? सातवाहन वंश तो ये दक्षिण भारत में था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का प्राचीनतम राज्य कौन सा था? तो यह उपरोक्त सभी चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम राज्य था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा में आपको बताना है? तो तमिल भाषा में है संगम साहित्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम काल तो ये दक्षिण भारत क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नगर को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में नगर को कहा जाता था पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लेखन की शुरुआत किस काल में हुई? लेखन की शुरुआत मानी जाती है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे प्राचीन भारतीय सिक्के क्या कहलाते थे? तो सबसे प्राचीन जो सिक्के थे भारतीय सिक्के वो कहलाते थे दोस्तों आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सा नृत्य प्रचलित था? गुप्त काल में कौन सा नृत्य प्रचलित था आपको बताना है? तो नाट्य प्रचलित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बोला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था सभी तक्षशिला, नालंदा, ताम्र, विक्रमशिला ये तीनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों। चलिए हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? तो 606 से 647 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन भारत में भूमि माप की इकाई क्या थी? भूमि माप की इकाई थी निर्वर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह है चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का दोस्तों अंतिम जो तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और महावीर स्वामी और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य क्या था? तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।